सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में किन्सियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। तो इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक्स को, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन सबको हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेंदी हो सकती है, बट अगर आपने यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को एक बार ध्यान से बैठ के सुन लिया तो बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हर चीज को मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। बाकी अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप से कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, iOS और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाएगी, डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फिर आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो फटाफट हम अपने आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज मोशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि मोशन क्या होता है, और फिर धीरे धीरे हम आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो मोशन की स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मोशन तो हम उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। हालांकि अभी हम काइनेमेटिक्स के जो और भी अलग अलग चीजें होती हैं उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे, अभी हम मोशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या है काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ मोशन। अच्छा, काइनेमेटिक्स के साथ आपने एक टर्म और सुना होगा, दैट इज काइनेटिक्स। और ये काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो स्टडी ऑफ मोशन, अब यहाँ पे मोशन में एम है तो यहाँ पे देखो काइनेमेटिक्स में भी एम आ जाता है, और काइनेटिक्स में सीधे आपका ये फोर्सेस से रिलेट करता है। आप इसको बोल सकते हो स्टडी ऑफ फोर्सेस, या फिर आप बोल सकते हो द रीजन ऑफ मोशन। मोशन क्यों होता है भाई? किसी फोर्स की वजह से होता है। तो जब हम किसी ऐसे रीजन के बारे में स्टडी करते हैं जिससे मोशन क्रिएट हो रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपका ये काइनेटिक्स होगा। और जब हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं वो काइनेमेटिक्स है। अब मोशन होता क्या है, फटाफट इसको समझते हैं। When the position of a body changes with respect to time and surroundings, a body is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में अगर मूव कर रहा है in respect to its surroundings और टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि ये कार, जब कार चलती है तो वो मोशन में होती है। जब हम अपने गेम में बॉल को हिट करते हैं तो बॉल जो मूव कर रही है वो मोशन में, और ये क्यों हो रहा है? किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से ये चीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अ मूविंग कार या फिर अ फ्लाइंग बर्ड। अब देखो, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के बेसिकली आपके मोशन होते हैं। सबसे पहला आपका है ज्योमेट्रिक कोर्स ऑफ मोशन, और दूसरा होता है आपका क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन। ज्योमेट्रिक कोर्स ऑफ मोशन के अंदर तीन आते हैं: लीनियर मोशन, रोटेटरी और जनरल मोशन। और क्रोनोलॉजिकल के अंदर आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक एक करके चलो हम इनको विद एग्जांपल्स समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन की, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका आता है लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसके जो सेकेंडरी नेम्स हैं इनको जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि आपसे सीधे सीधे एग्जाम में इनके सेकेंडरी नेम्स भी पूछे जा सकते हैं कि लीनियर मोशन को और किस नाम से जानते हैं। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है लीनियर मोशन? ध्यान से सुनना। इट टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डिस्टेंस, इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम। क्या मतलब है इसका? कि एक कोई ऐसी बॉडी है जो मूव कर रही है एक सेम डिस्टेंस पे, एक सेम डायरेक्शन पे और एक सेम टाइम पे। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो? ये जो कार है ये आपकी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। कार में देख लो, विजिबल है, कार बिल्कुल विजिबल है। क्या मतलब है इसका? अब अगर मैं उसको आपको बोलूं कि ये कार लीनियर मोशन में है, तो आप कहोगे ठीक है, लीनियर मोशन में तो है, लेकिन हम ये चीज कैसे समझें? ये जो अपने सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम की बात करिए, तो देखो, ये जो कार है अगर मैं इसका बात करूं डायरेक्शन की, तो ये भाई किस डायरेक्शन में जा रही है? ये सब एक ही डायरेक्शन में तो जा रही है ना? डायरेक्शन तो इस पूरी कार का सेम है, यानी कि जहां भी जा रही है, जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, वो तो आपका हमेशा सेम रहने वाला है, वो तो आपका अलग नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि सेम टाइम पे, तो ये जो पूरी कार है ये पूरी एक साथ ही तो मूव कर रही है ना। इसके अंदर जो जितने भी आपके पार्ट्स हैं या जैसे भी आपकी कार आप इसको डिवाइड कर पा रहे हो, ये क्या है? ये सब एक ही साथ तो काम कर रही है, कुछ अलग तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपकी सेम टाइम पे भी मूव कर रही है। अब अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें, तो उस पर्टिकुलर कार का जो भी बॉडी है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी इक्वल लेंथ को ही कवर कर रही है, कुछ अलग लेंथ वहां पे कवर नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मैं कार के एग्जांपल से आपको बताऊं कि चलो कार की इस बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं, ये बैक पार्ट हो गया, ये मेन पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये सारे पार्ट्स और जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना, अलग तो नहीं कर रहे हैं। अगर
अगर इस बॉडी पार्ट ने, जो फ्रंट आपका पार्ट है, इसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये पीछे वाले ने भी तो 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस सेम हो गया पूरी बॉडी का, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। अगर ये पूरी बॉडी एक इंटैक्ट है, तो ये जो आगे वाला पार्ट जहां आगे जा रहा है, पीछे वाला पार्ट भी वहीं पे जाएगा, तो सेम डायरेक्शन भी हो गया और सेम टाइम भी हो गया। जितने टाइम में ये आगे वाला हिस्सा 5 किलोमीटर में पहुंचेगा, उतना ही टाइम में पीछे वाला हिस्सा भी 5 किलोमीटर आपका पहुंचेगा। तो इस तरीके से कि जब ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आपके सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम में चलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन हम उसको बोलते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखना, ठीक है? इन 3 टर्म्स को दिमाग में रखना कि लीनियर मोशन क्या है? सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन विद सेम टाइम। अब देखो, लीनियर मोशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। बातें सब सेम है, ऊपर की चीजें। रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब वो एकदम सीधा चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में। जैसे कि अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हैंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, हम बॉल को ऐसे नीचे ढकेल देते हैं, बॉल क्या होती है? वो सीधे अपने मोशन में एक ही स्ट्रेट लाइन में वो चलती रहती है। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, कंकड़ आ गया, घूम गया, वो अलग बात है, लेकिन जो आपका मोशन है वो आपका जनरली सीधा ही प्रोड्यूस होता है। अब फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आसमान से नीचे गिरता है तो वो एकदम सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है? या फिर पंचिंग इन बॉक्सिंग, जब हम पंच करते हैं बॉक्सिंग में, तो हम सामने की तरफ सीधे वो करते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप 100 मीटर का एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हो कि 100 मीटर में एक एथलीट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में एकदम सीधे भागता है। सेकंड आपका क्या है? कर्विलिनियर। कर्विलिनियर से कर्व वर्ड समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन सेम डिस्टेंस, ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट, फॉलो अ कर्व पाथ नोन एज पैराबोला। बिल्कुल इन सारी डेफिनेशन में कंफ्यूज मत हो। कर्विलिनियर का क्या मतलब है कि एक पैराबोलिक पाथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की बन रही है, तो वो आपका कर्विलिनियर मोशन के अंदर आएगा, जो कि जनरली ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर आप एक जैवलिन को थ्रो करोगे, तो वो जैवलिन एक पैराबोला पाथ बनाएगा कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारा मोशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हमारा कर्विलिनियर मोशन हो रहा है। सारी चीजें सेम है। वो जो पूरा जैवलिन है, इसके सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन जो पाथ कवर हो रही है, बस क्योंकि वो एक कर्व पाथ हो रही है, पैराबोला हो रहा है, तो हमने उसको कर्विलिनियर मोशन बोल दिया। और जो मोशन एकदम सीधा हो रहा है, उसको हमने रेक्टिलिनियर मोशन बोल दिया। तो ये क्या था? ये था आपका लीनियर मोशन और या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड हम बात करते हैं, जो कि है आपका एंगुलर मोशन। बहुत सिंपल सा है। क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट सम लाइन इन स्पेस, सो दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल एंगल्स इन द सेम डिस्टेंस एंड इन द सेम टाइम। कुछ नहीं है, जब एक प्रॉपर बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूमती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन हम उसको बोल देते हैं, और कुछ नहीं। क्या एग्जांपल दिया है? अ जिमनास्ट स्विंगिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल बार। अब आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक बार है, ठीक है, जिमनास्ट का। इस पे जो जिमनास्ट होते हैं, वो यहाँ से हैंग कर रहे हैं, ठीक है? ये जिमनास्ट हो गया जो आपका यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है? और ये क्या करते हैं? जब ये स्विंगिंग करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ही यहाँ पे इनका जो स्विंगिंग है वो आपकी पूरी बॉडी का हो रहा है। यानी कि ये इस तरीके से पहले पीछे जाएंगे, फिर ऐसे रोटेट करेंगे, और ये रोटेट करते रहेंगे किसके अराउंड? एक पर्टिकुलर एक्सिस बन गया यहाँ पे, जिसके अराउंड यहाँ पे इनका जो पूरा मूवमेंट है वो यहाँ पे चलने वाला है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एंगुलर मोशन कहलाएगा। अगर आप कुछ और बेसिक एग्जाम्पल लेना चाहो, तो आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो विंडमिल का। जो विंडमिल होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये भी आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ही ऐसे घूमता रहता है। ये आपका एक्सिस है और ये इसी के अराउंड ऐसे घूमता रहेगा, तो ये क्या होगा? आपका एंगुलर मोशन होगा। अभी एक रोटेटरी मोशन भी हम पढ़ेंगे, जो कि कुछ एक्स्ट्रा मोशंस में आता है। तो एंगुलर और रोटेटरी में क्या फर्क होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल मोशन की। तो ये कुछ नहीं है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो जनरली हम जब बॉडी को मूव करते हैं, हम लोग, या हम चलते हैं, भागते हैं, बेसिकली जब हम कभी भागते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग ये जो जनरल मोशन है इसको यूज करते हैं। फिर हमारे जो गेम्स वगैरह होते हैं, वो भी जनरल मोशन के होते हैं, कि हम हमेशा सीधा नहीं चल सकते, या फिर हमेशा हमें एक एक्सिस पे मूव नहीं करना, हम कॉम्बिनेशन के साथ अपनी बॉडी को उसमें मूव करते हैं। तो क्या हो सकता है? a cyclist translates his upper body as a result of rotatory action around his leg। अब देखो, एक साइकिल अगर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक साइकिल बनाऊं, ये हमारी वो पुराने जमाने वाली साइकिल बन गई, आ, ऐसे, ठीक है, नहीं बनी, कोई बात नहीं। जो अंकल लोग चलाते हैं ना, ये कैरियर बन गया, कोई नहीं, ठीक है। तो आ, बस समझ लेना आप इसको, कि अब इसमें देखो कैसे जनरल मोशन चल रहा है, कि आपकी जो साइकिल है ये किस मोशन में चलेगी? ये आपकी लीनियर मोशन में चल सकती है। लीनियर का मतलब है कि सीधे चल सकती है, ठीक है? और साथ में इसमें क्या हो सकता है? एंगुलर मोशन हो सकता है। तो ये जो आपके व्हील्स हैं, ये एक एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं, ये एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं। आप जब पैडलिंग करोगे, तो आपके पैर भी एक एंगुलर मूवमेंट में घूमेंगे। आपका जो नी जॉइंट है वो एंगुलर मूवमेंट दे रहा है पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट को। तो क्या हो रहा है कि आपकी साइकिल भी सीधे मूव कर रही है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। और साथ ही साथ आपके टायर और आपके पैर जो है वो एंगुलर मोशन भी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके जनरल मोशन का, कि दोनों चीजें, दोनों मोशन आपके एक साथ यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको
जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन था दैट इज ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन, ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें लीनियर मोशन है जिसके दो पार्ट्स हैं, रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर, नाम याद रख लेना। एंगुलर मोशन है और फिर जनरल मोशन है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन की। ये और सिंपल है, ये बात करता है आपके दो चीजों के बारे में, दो चीजों के बीच में एक रेशियो बनाता है या फिर उनके जोड़ से आपको ये चीज समझाता है। दैट इज, एक आपका है डिस्टेंस और एक आपका है स्पीड, डिस्टेंस प्लस स्पीड। इनके कॉम्बिनेशन से हम क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं है। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन का जो एक सब टॉपिक है, या आप समझ सकते हो कि सब पार्ट है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इज टेकन प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इज टेकन प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब दोनों चीजें, आपकी डिस्टेंस और आपकी स्पीड, कांस्टेंट तरीके से मूव हो रही है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर काउंट होता है। एग्जांपल देखो, ये एक कार है, इसने 0 मीटर से यहां से स्टार्ट किया था, 2 सेकंड बाद इस कार ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। विजिबल होगा आपको ये, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की ट्राई करता हूं। ठीक है, दिख रहा होगा अभी आपको। क्या है, ये कार ने यहां से 0 मीटर से स्टार्ट किया और जब इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो इसने कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। इसके बाद जब इसने 4 मीटर से 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो भी इसने कितना लिया? 2 सेकंड। फिर इसने 8 मीटर से 12 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया, फिर इसने कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो? यूनिफॉर्मिटी देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल चल रहा है और जो टाइम टेकिंग है, यानी कि जो स्पीड वहां पे यूज हो रही है, वो भी आपका इक्वल यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है। और सेकंड क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक चीज गड़बड़ होगी, या तो डिस्टेंस अनइक्वल चल रहा होगा या फिर स्पीड आपकी अनइक्वल हो रही होगी। कैसे? यहां से देखो, एक कार ने स्टार्ट किया, ये आपका 16 मीटर है, चलो फिर से मैं बड़ा कर देता हूं। इस कार ने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, विजिबल है? हाँ विजिबल है, ठीक है। इस कार ने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करी कितने से? 16 मीटर से। 16 मीटर से ये पीछे गया, या फिर हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं। चलो थोड़ा सा ये इमेज जो है कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक पाथ हो गई। इस पाथ को हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5 मीटर, ये हो गया आपका 10 मीटर, ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ये आपका हो गया 15 और ये आपका हो गया 20। ठीक है, ये मीटर से, इन मीटर से। अब मानो कोई कार ने या फिर किसी ह्यूमन बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये जो 5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, ये कवर किया इसने कितने में? 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया। अगला 5 से 10 मीटर जो है, ये इसने 4 सेकंड में कवर किया। अगला जो 10 से 15 है, ये इसने 3 सेकंड में कवर किया। और फिर जो 15 से 20 है, इसने ये 10 सेकंड में कवर किया। तो यहाँ पे क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्मिटी चल रही है कि भाई डिस्टेंस तो चलो मान लिया हमने सेम है कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, डिस्टेंस तो इक्वली डिवाइडेड है, लेकिन जो स्पीड है वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि वो वैरी कर रही है, वो चेंज हो रही है बार बार। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस को चेंज करना चाहो तो आप डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो। डिस्टेंस कैसे आप चेंज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे क्या कर लो कि एक ह्यूमन बॉडी है, पहले वो 5 सेकंड चली, 5 सेकंड में उसने कवर किया 5 मीटर। फिर वो 5 सेकंड चली, अगले 5 सेकंड में उसने कवर कर लिया 10 मीटर, यानी कि वो 15 मीटर पे आ गया। फिर वो 5 सेकंड चला और इस बार इसने कवर कर लिया 15 मीटर, यानी कि वो 30 मीटर पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है? स्पीड तो चलो इक्वल है हमने मान लिया, लेकिन जो डिस्टेंस है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये वैरी कर रहा है। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ अदर मोशंस की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। देखो, सबसे पहले है इसमें रोटेटरी मोशन, या फिर जिसको हम रोटेशनल मूवमेंट बोल सकते हैं। ये क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ, स्पिनिंग ऑफ अ फैन, व्हील रोटेशन। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एंगुलर मोशन जो हमने ऊपर देखा था, वहां पे भी मैंने बताया था कि एक एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमने अपना एक जिम्नास्ट वाला एग्जांपल दिया था कि वो हॉरिजॉन्टल बार पे मूव कर रहा है, वो भी एक्सिस के अराउंड हो रहा था। और यहाँ रोटेटरी मोशन भी बोल रहा है कि एक्सिस के अराउंड हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा जो टर्म है वो ये है कि जो आपका एंगुलर मोशन होता है, जो एंगुलर मोशन है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। या तो इसमें फुल बॉडी मूव कर रही है, कि जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है वो रोटेट कर रही है, और पार्ट ऑफ बॉडी भी अगर रोटेट कर रही है तो वो भी हमारा एंगुलर मोशन के अंदर आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी। क्या समझे? एंगुलर मोशन के अंदर या तो आपकी पूरी ही बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अराउंड,
तो भी वो एंगुलर मोशन के अंदर है, या फिर एक बॉडी का पार्ट अगर रोटेट कर रहा है तो वो भी आपका एंगुलर मोशन के अंदर आता है। जबकि रोटेटरी मोशन जो होता है इसमें सीधे बोला जाता है कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है वही पूरा आपका मूव करेगा, कोई पार्ट उसका मूव नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोशन है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर फुल बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी दोनों आता है, जबकि रोटेटरी मोशन जो है वो सिर्फ आपकी फुल बॉडी के बारे में बात करता है। इसलिए यहां पे देखो लिखा हुआ है, सो ऑल रोटेटरी मोशन इज एंगुलर मोशन। सारे रोटेटरी मोशन एंगुलर मोशन हो जाएंगे, क्योंकि एंगुलर फुल बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी दोनों को डिफाइन करता है, जबकि रोटेशन सिर्फ फुल बॉडी को करता है, जबकि सारे एंगुलर रोटेटरी मोशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक एग्जांपल से बताते हूं। जैसे कि एंगुलर मोशन का हमने एक एग्जांपल ले लिया कि आपकी बॉडी का ये एल्बो जॉइंट आप ले लो। अब इस एल्बो जॉइंट को रोटेट करने के लिए, ये है तो मेरी बॉडी का ही पार्ट, लेकिन क्या इस जॉइंट को रोटेट करने के लिए मुझे अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना पड़ रहा है? नहीं, जरूरत पड़ रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एक एंगुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, जहां पे मुझे सिर्फ एक पार्ट को रोटेट करना है, पूरी बॉडी को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। जबकि रोटेटरी मोशन तब बात करेगा जब मेरी पूरी बॉडी रोटेट हो रही हो, जब पूरा का पूरा कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा हो, तब हम उसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दो चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेशन आपको पता होगा, पेंडुलम आपने देखा होगा, ये जो आपकी पुरानी जमाने की घड़ियां होती थी जो पूरा पेंडुलम की तरह मूव करती थी, तो ये वही होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, अबाउट इट्स मीन, यानी कि उसका जो सेंट्रल पोजीशन है, तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार, या फिर कोई स्विंग, जैसे जो झूले होते हैं स्विंग वाले, तो ये क्या करते हैं, ये मूव एक ही जगह पे आगे पीछे ये अपना मूव करते रहते हैं। तो ये आपका हो गया ऑसिलेटरी मोशन। फिर है आपका पीरियोडिक मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इस मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक कोई बॉडी जब अपने मोशन को रिपीट करती रहती है एक इक्वल टाइम पे, तो आपका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे कि पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इसके अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि रिपीट वहां पे भी बात हो रही है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो भी काइंड ऑफ सेम ही करती है। थोड़ा सा वो जो आधे दिन का 0.25 दिन का फर्क होता है, इतना कंसिडर मत करना, समझाने के लिए है। और फिर आपकी हार्ट बीट, तो हार्ट बीट बेस्ट आपका एग्जांपल हो गया, जो कि एक पीरियोडिक मोशन में चलती रहती है, चलती रहती है। फिर आपका लास्ट है रैंडम मोशन, ये सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इजी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विदाउट अ फिक्स्ड पाथ एंड चेंजेस डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, तो ये जो बटरफ्लाई है इसका एग्जाम्पल है। कोई आपकी पाथ डिसाइडेड नहीं है, आप किसी भी पाथ में जैसे चाहो वहां पे फ्री होके घूम सकते हो। जैसे कि मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी कहीं भी उड़ती है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े कहीं भी घूमते हैं। या फिर जो ब्राउनियन मोशन होता है, अब इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी रैंडम मोशन के अंदर काउंट करती हैं। आवारा लड़के जो होते हैं वो भी ऐसे ही खुलेआम कहीं भी घूमते रहते हैं, बुरा मत मानना, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप मोशन वाला जो पार्ट है वो अब आपका यहाँ पे क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बायोमैकेनिक्स के कुछ उन पर्टिकुलर पार्ट्स की जिनकी बात मैं ऊपर आपसे कर चुका हूँ, दैट इज काइनेटिक्स और काइनेमैटिक। एक बार इनकी डेफिनेशन आप दोबारा से देख लो तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। काइनेटिक क्या था? काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, या फिर आप जिसको बोल सकते हो दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। मैंने क्या बताया था कि जब हम मोशन के कॉज की बात करेंगे तो वो इनडायरेक्टली किस चीज की बात कर रहा है? फोर्स की। तो ये दोनों चीज बोली जा सकती है, स्टडी ऑफ फोर्सेस या फिर स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो आपका ये काइनेटिक ही होगा, क्योंकि मोशंस जो होते हैं वो फोर्सेस की वजह से ही होते हैं। एग्जांपल, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, हाउ इट इज अप्लाइड, जिसमें आपका फोर्स, मास, वेट, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें आपके फोर्सेस में आ जाती है जिनसे आपका मोशन क्रिएट होता है। और काइनेमैटिक्स मैंने आपको बताया था इसमें एम है, तो इसे याद कर लो कि ये मोशन की स्टडी होती है। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मोशन, ड्यूरेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सब आपका मोशन के अंदर आएगा, जहां पे मूवमेंट देखा आपका जा रहा है। ठीक है, कि मूवमेंट कितना हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, एक्सेलरेशन कितना था, ड्यूरेशन कितना था, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब इसमें आपके दो पार्ट हैं, लीनियर काइनेमैटिक्स और एंगुलर काइनेमैटिक्स। कुछ नहीं होता, लीनियर काइनेमैटिक्स इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और एंगुलर काइनेमैटिक्स क्या है? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। सिर्फ एंगल्स उसमें जहां पे खेल आपका हो जाता है वो आपका एंगुलर काइनेमैटिक्स है। और जब हम नॉर्मल अपने न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि इतना किलोमीटर, इतना डिस्टेंस, इतना ट्रेवल, तो आपका लीनियर काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, चलो अब हम कुछ काइनेमेटिक वेरिएबल्स जो होते हैं इनको अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, when a body moves from one place to another, the length of the of path that the body follows is the distance। तो जब कोई भी बॉडी मूव करती है किसी एक पर्टिकुलर
अपने पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक, तो ये जो आपका होता है ये आपका डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने जो बच्चा है इसने ए से मूवमेंट शुरू किया, ये बी तक गया, बी से यहाँ सी तक गया और फिर सी से यहाँ वापस आया, तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा दैट इज 4 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स, यानी कि 12 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इस जगह पे कवर किया गया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस आपका क्या होगा, डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कि अगर मोशन हुआ है, इफ एनी काइंड ऑफ मोशन हैज हैपेंड, तो आपका डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स में आएगा, वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है, देखो स्केलर आप बस ऐसे याद कर लो कि जिन वैल्यूज में या फिर जिन वेरिएबल्स में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चले, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, जब आपको सिर्फ वैल्यू पता चले तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और एक दूसरी जो आपकी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज पता चलती है। अभी इन दोनों का मैं एग्जांपल आपको ये देता रहूंगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो डिस्टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, 5 किलोमीटर आपने वॉक कर ली, कोई 2 किलोमीटर भाग रहा है, आप जो मैराथन भाग रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपका डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता, सॉरी कोई फॉर्मूला नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी पाथ के ऊपर। फिर बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। अब ये क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि आपने जहां से अपना मूवमेंट शुरू किया और जहां पे जाके अपना मूवमेंट खत्म किया, उनके बीच का जो गैप है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम। मतलब कि अगर आपने जहां से चलना शुरू किया है और एट लास्ट आप पूरी दुनिया भी घूम के, आप मानो कि 1000 किलोमीटर घूम के वापस उसी जगह पे आ गए हो जहां से आपने शुरू किया था, तो हम बोलेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल स्टेज और आपकी जो फाइनल स्टेज, यानी कि इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग की पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन थी, वो दोनों सेम है। जैसे कि अगर हम यहीं पे इसका एग्जांपल ले लें, ये जो हमने ऊपर इमेज देखी थी, तो इसमें क्या हो रहा था, डिस्टेंस तो हमारा 12 किलोमीटर था, हमने सारे डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ से जब आप 5 किलोमीटर मानो कि वापस आ गए, इस सी से ए पॉइंट पे आ गए, तो आपने जहां से शुरू किया था वहीं पे आपका जो पोजीशन थी सेम शुरू वहीं पे आपकी आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस तो भले ही आपने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आप वहीं पे वापस आ गए जहां से आपने शुरू किया था। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो देखो, अगर यहां से मूवमेंट हमारा हुआ है, अगर एक बंदा यहाँ ए से बी पे जाता और बी से यहाँ सी पे जाता, तो इसने ट्रैवल देखो कितना किया, 7 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे कि उस जगह से इनिशियल पोजिशन का डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पे 7 किलोमीटर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे वो डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि क्लोजेस्ट होगा इस ए और सी पॉइंट का। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो इस पर्टिकुलर इमेज में जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो 5 मीटर होता अगर ए यहाँ पे सी तक जाके रुक जाता। वैसे देखो यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो इमेज बनी हुई है, ये आपका पाथ लिया गया है, यहां से मूवमेंट शुरू हुआ, यहां से गए, यहां से गए, ऐसे गए, तो यहां पे आप आके रुक गए। ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, पूरी ये कहानी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये जो सबका शॉर्टेस्ट रूट है ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बाकी इतना कोई ऐसा कोई टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप लोग ने बहुत रटा होगा अपने 8th 9th 10th की मैथ्स में, 10th में तो नहीं बल्कि 7th 8th 9th में काफी इसको रटा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी हमें किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो उसने कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका पर्टिकुलर स्पीड आपको बता देगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि यहां पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें पता चलती हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो, स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि मानो कोई कार है जिसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 घंटे में, 120 मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 2 कर लेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और एक अच्छी चीज बताता हूँ जो आपको पार्ट ए में भी बहुत हेल्प करेगी अगर आप किसी कोई एग्जाम देते हो मैथ्स का। कभी कभी हमसे पूछा जाता है किलोमीटर पर आवर में नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड में, कि मीटर पर सेकंड में आपका आंसर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आपको अगर ये पता है या फिर आप बहुत इजीली किलोमीटर पर आवर में सॉल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ किलोमीटर पर आवर की वैल्यू लो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, बस इतना आपको करना है। जब आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 250, हाँ 250/18। फिर आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10, फिर 36 54 तो 13, और देन फिर ये चला जाएगा 68। तो इसका मतलब अराउंड 13 से 14, 13.9 के अप्रोक्स कुछ आपका इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, 9 से थोड़ा कम ही होगा, 13.8 और 13.9 के बीच में आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे अप्रोक्स लगा देता हूँ नहीं तो आप कहोगे कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, जैसे कि इस वैल्यू को वापस चेंज करना है 13.9 को, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, बस इसी चीज को उल्टा कर दो तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 15/18 को याद रखना इन मीटर पर सेकंड के लिए, और 18/5 को कर दोगे मीटर पर सेकंड की वैल्यू से तो आपका किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, स्पीड आपकी क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि कोई चीज है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, बस। बाकी हमें यहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करो, दैट इज v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रख लो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। और वेलोसिटी आपकी जो होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर। अभी गड़बड़ गड़बड़ हो गई थी। ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी जो कि आपको वैल्यू भी बताता है स्पीड की तरह और आपको डायरेक्शन भी बताता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपको देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि अ कार मूविंग एट 40 माइल्स पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये स्पीड है जहां पे हम सिर्फ कार की स्पीड बता रहे हैं कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एट नॉर्थ डायरेक्शन या फिर इन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, ये आपका वेलोसिटी बन जाएगा। यानी कि ये आपका काइंड ऑफ एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा जहां पे हमने वैल्यू की भी बात करी और हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है जब हम इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या बोला मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। और चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, और फिर आपका हो जाएगा नीचे टाइम टेकन। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक्सेलरेशन अगर आपको किसी चीज का निकालना है, मानो कि एक कार है, ठीक है, उस कार की जो स्टार्टिंग स्पीड थी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो उस कार की थी दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब इसने पूरा कंप्लीट कर लिया अपनी पोजीशन को, तब इसकी या फिर जहां तक भी इसको जाना था, तो इसकी जो स्पीड थी दैट वाज 30 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज हमें मिल गई, एक हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी, दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई जो हमने मेजर करी थी या फिर रिकॉर्ड करी थी, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और मैं आपको बोलूं कि इतने पूरे पाथ को कवर करने के लिए उस कार ने जो टाइम लिया दैट वाज 5 सेकेंड। अब अगर हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दें, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 30 ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी माइनस 10 अपॉन 5। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 4 मीटर
सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो एक्सेलरेशन है उसको सॉल्व करोगे। हमारे एग्जाम्स में फिजिकल एजुकेशन में जनरली किसी एथलीट की बात कर लेते हैं। कोई एथलीट ने इस पर्टिकुलर स्पीड पे शुरू किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये थी, उसने इतना टाइम लिया, बताओ कि उसका एक्सेलरेशन कितना था। तो इस कार की जगह के किसी एथलीट को पुट कर दो, तो ये हमारे फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो एक्सेलरेशन है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चलो, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विच अ बॉडी एक्सपीरियंस व्हाइल इन एयर इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ऑन ऑल द बॉडीज नियर टू इट्स सरफेस। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एट एनी गिवन प्लेस। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी होती है, ये भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले इसको दिमाग में रखना। क्या हो गई वेक्टर, क्यों हो गई? क्योंकि हमें एक स्पीड पता चल गई। स्पीड क्या होती है ग्रेविटी की? दैट इज 8.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है हमारी ग्रेविटी के पुल की स्पीड, जो वैल्यू होती है। और साथ ही साथ हमें इसका डायरेक्शन पता होता है, दैट इज डाउनवर्ड। कहाँ लग रही है ग्रेविटी? डाउनवर्ड से लगती है, ठीक है। अब ये जो 8.9 है ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, और हर सेकंड कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो ये 8.9 जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी कि ये प्लस आपका होता रहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने यहाँ पे एक बॉल पकड़ के रखी है और मैंने इस बॉल को जैसे ही छोड़ा तो एक सेकंड बाद अब बॉल अक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो बॉल एक्वायर करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और आफ्टर 2 सेकंड वही स्पीड देखो कितनी हो जाएगी, 19.6 वहां पे उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी कि हर सेकंड जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि नीचे गिर रही है ग्रेविटी की वजह से, वो आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। फिर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपकी आ गई। स्केलर क्वांटिटी क्या है? हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये आपके इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता भी दिए थे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये हमने ऊपर देख लिया था, स्केलर क्वांटिटी में था। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ग्रेविटी इसमें आई थिंक नहीं लिखी हुई, हाँ ग्रेविटी भी लिखी हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारे काइनेमेटिक्स का पार्ट था, ये चीज आपको क्लियर होगा। अब हम फटाफट बढ़ते हैं काइनेटिक्स वेरिएबल्स के ऊपर। चलो, तो काइनेमेटिक्स की हमने बात कर ली है। अब हम कुछ यहाँ पे फटाफट काइनेटिक्स वेरिएबल्स देख लेते हैं और उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको उनकी डेफिनेशन के साथ उनके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिसमें भी पॉसिबल होगा, ताकि आप और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएं, और अगर न्यूमेरिकल्स करने को आएंगे तो भी आप उसको कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया आपको एक लॉ याद होगा, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो क्या कहता था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी एक बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर एक कंटिन्यूस मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल इनविजिबल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। तो उसी इनर्शिया की बात यहाँ पे हो रही है। इट डिपेंड्स अपॉन मास। तो जो मास होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इनर्शिया कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई 100 किलो की चीज है और कोई 10 किलोग्राम की चीज है, तो 100 किलोग्राम की चीज को मूव करने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें इनर्शिया जो है वो भी ज्यादा अप्लाई हो रही होगी इन कंपैरिजन टू समथिंग जो कि 10 किलोग्राम का है, उसको आप आराम से मूव कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक बुक है, बुक्स रखी हुई हैं, जब तक कोई इसको आगे हिलाएगा नहीं, ये स्टेट ऑफ इनर्शिया में रहेंगे और अपनी जगह पे रुके रहेंगे। एक यहाँ पे अर्थ का एग्जाम्पल है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, कि आपकी जो अर्थ होती है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकेगी नहीं, ठीक है। और ऐसा ही मनाओ कि कभी ये रिवॉल्यूशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना रुके, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे और मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं मास की, और हम साथ में इसको कंपेयर करेंगे वेट से। देखो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे, नॉट ओनली इन इंडिया, मैं इस चीज के बारे में पढ़ रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में लोग ये मिस्टेक करते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कंफ्यूज्ड हैं मास को लेके और वेट को लेके। हमसे जब कोई वेट पूछता है तो हम उसको मास बताते हैं अपना, है ना, जबकि हमें वेट हमारा कुछ और होता है और मास हमारा कुछ और होता है। उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। कोई भी एक बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना मैटर है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका मास कहलाता है, ठीक है। इट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिटी विच मींस इट नेवर चेंजेस। ये एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है और ये कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है। अगर एक जगह पे आपका मास मानो 50 किलोग्राम है, तो दूसरी जगह पे भी आपका जो मास होगा वो 50 किलोग्राम से ही होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अर्थ का, और एक एग्जांपल ले लेते हैं मून का। आप सबको पता है मून की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो कम होती है,
है ना। अभी मैं आपको इनकी वैल्यूज भी बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन बीइंग है जो कि 50 किलोग्राम्स का है, तो उसकी जो मास अर्थ पे होगी वही सेम मास उसका मून के अंदर भी होगा। कोई भी वैल्यू, कोई बच्चा है 10 किलोग्राम का, वो अर्थ पे भी 10 किलोग्राम का रहेगा उसका मास, और मून पे भी उसका जो मास रहेगा वो 10 किलोग्राम का रहेगा। तो ये क्या होता है, ये आपका कहलाता है मास, जो कि यूनिवर्सल क्वांटिटी इसकी हमेशा सेम ही रहती है और कभी चेंज नहीं होती है। वेट क्या होता है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपल ग्रेविटी आप बोल सकते हो। वेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो मास होता है, जो क्वांटिटी है मास की, उसको हम लोग ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेट आता है। मतलब इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। तो हमारी अर्थ की तरफ जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको वेट बोलते हैं। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, या फिर सिंपली ये मास इनटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला ऊपर मैंने लिख दिया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी एक बच्चे का मास 10 किलोग्राम है, तो अर्थ पे भी 10 किलोग्राम का है और मून पे भी वो 10 किलोग्राम का है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूंगा और मैं वेट कैलकुलेट करूं, तो भाई अर्थ पे वो जो 10 किलोग्राम का बच्चा है उसका जो वेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होगा 10, जो कि हमारा मास था, इंटू 9.8, जो कि हमारी ग्रेविटी होती है, जो हम अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 98 न्यूटन। तो ये जो 98 न्यूटन आपका आंसर आया, दैट इज एक्चुअली द वेट जो कि आपका कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम मून की बात करेंगे तो वही बच्चा 10 किलोग्राम का जब मून पे जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा 10 इंटू 1.6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। मून की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो बहुत कम होती है, 1.6 अप्रॉक्स होती है, तो उसका वहां पे न्यूटन हो जाएगा 16। तो ये जनरली देखो, अगर आपसे कोई वेट पूछता है तो हम उसको क्या बताते हैं, हर पूरी दुनिया में हम उसको अपना मास बताते हैं। तो जनरली थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बट ठीक है, अब लोगों की आदत लग गई है और साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो ये इसका कैलकुलेशन होता है, बट हम उसको मास को हम वेट की जगह यूज कर लेते हैं ना। खैर चलो कोई बात, इतना कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक इंडिविजुअल का मास इतना है, तो उसका वेट बताओ कितना होगा अर्थ पे या फिर कहीं पे भी, उसका वेट कितना होगा, तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो हमेशा 9.8 कांस्टेंट रहती है, बस उसका जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर निकल आएगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट, अच्छा नहीं, ये तो ये गलत लिखा हुआ है आई थिंक, और इट इज, हाँ ये तो गलत लिखा है, ना ना, इसको प्लीज इग्नोर करना ना, ये ऊपर वाला ही कॉपी हो गया। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज, मोमेंटम को हम कंसिडर करते हैं पी से, ठीक है, और पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को याद करो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है और वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये बताता है उसका मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एक 100 किलोग्राम की एक ट्रक है, ठीक है, 100 किलोग्राम की आपकी ट्रक हो गई, ये हो गया आपका मास, इनटू उसकी वेलोसिटी, वो कितने से ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ इसमें नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, मास इंटू वेलोसिटी। मास उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया, वेलोसिटी कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो यूनिट यहाँ पे यूज होता है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और आप ये जब लिख दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज अ टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हम एक ओवरऑल फोर्स लगाते हैं, जो हम ताकत लगा रहे हैं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम या फिर इन रिलेशन टू टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंपल्स बोलते हैं। और ये हम इंपल्स क्यों लगाते हैं? मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए या फिर मोमेंटम को चेंज करने के लिए। आराम से समझाता हूं, टेंशन मत लेना। इंपल्स देखो क्या है, फोर्स इंटू टाइम, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स और क्या होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इस बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, ये बच्चा है, ये इस फुटबॉल को यहाँ पे किक कर रहा है, तो इस फुटबॉल को किक करने के लिए वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जो कि हमारा न्यूटन में फोर्स लगेगी, और वहां पे कुछ ना कुछ टाइम होगा जो कि उस फोर्स को लगाने में वो यूज कर रहा होगा। यानी कि अगर उसका पैर फोर्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि उसने फोर्स लगाई 50 न्यूटन्स की, और इस 50 न्यूटन्स के साथ जो उसका पैर बॉल के साथ कांटेक्ट में था वो कितनी देर था? 2 सेकंड का था। यानी कि उस बच्चे ने 2 सेकंड तक 50 न्यूटन्स की फोर्स लगाई। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन्स पर सेकंड। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा कि जो इंपल्स आएगी वो कितनी आएगी? 100 न्यूटन पर सेकंड। ये देखो इंपल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन
सेकेंड। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता 50 न्यूटन्स और ये इसने जो टाइम है वो हो जाता 1, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाता इंपल्स आपकी 50। तो इस तरीके से आपकी जो इंपल्स है इस चीज को आप समझ सकते हो। और हम इंपल्स लगा क्यों रहे हैं भाई, इस बॉल का मोमेंटम को चेंज करने के लिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को चेंज करने के लिए हम इंपल्स लगा रहे हैं, यानी कि ताकत लगा रहे हैं विद रिलेशन टू टाइम, तो इसीलिए हम इसको चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मार्केट में हो, वहां पे आपको पता होगा कि आप ट्रॉली को यूज करते हो, ठीक है। अब उस ट्रॉली को यूज करने के लिए आप उसमें कोई फोर्स लगाओगे, मानो कि आपने 100 न्यूटन की उसमें फोर्स लगाई, कितनी देर तक, 5 सेकंड तक आपने उसमें अपनी उस फोर्स को लगाया, तो कितना हो गया आपकी फोर्स, 500 न्यूटन सेकंड की आपकी उसमें फोर्स लग गई। और अगर मैं एग्जांपल दूं कि उसी ट्रॉली पे आपने 100 की न्यूटन लगाई फोर्स और 3 सेकंड तक लगाया, तो कितनी इंपल्स हो गई, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 300 आपका उसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, इनको आप इनकी डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूले को याद कर लो ताकि आप आराम से इनको सॉल्व कर पाओ। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर लगता है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको, सॉरी, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगती है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको प्रेशर बोलेंगे। मानो ये मेरा हाथ है, ठीक है, आप सबके हाथ होंगे, इसको ऐसे रख लो, ये आपका एरिया हो गया, पर्टिकुलर पाम जो आपका है, और इसमें मैं एक उंगली से यहाँ पे ताकत लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये मेरी फोर्स हो गई। तो यहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, तो यही प्रेशर है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये आपका प्रेशर कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि जिसको हम पास्कल्स भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीए भी बोलते हैं। तो इस पास्कल को आप याद कर लो, जो कि आपका प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। फोर्स कितनी आप फोर्स लगा रहे हो भाई, तो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एरिया कितना है, तो मानो कि 10 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका है, इसको सॉल्व कर दो तो 5 प्रेशर आपका यहाँ पे, 5 पास्कल्स का प्रेशर आपका यहाँ पे लगा है। सिंपल से अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व अपना कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, अब प्रेशर जरूरी क्यों है, देखो हमारे स्पोर्ट्स में प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें किससे बचाता है, ये हमें इंजरी से बचाता है ना। आपने देखा होगा कि गिरने की टेक्निक सिखाई जाती है जनरली, जो जूडो जैसे गेम्स होते हैं, टाइकोंडो जैसे जो गेम्स होते हैं, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, वहां पे एथलीट्स को गिरने की टेक्निक बताते हैं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से गिर गए, आप अपनी गर्दन पे गिर गए, आप बहुत कम एरिया पे गिरे, तो उससे क्या होता है कि आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि स्काई जंपर्स आफ्टर फॉलिंग इमीडिएटली स्टार्ट्स टू रोलिंग एक्शन, अदरवाइज वन और बोथ लेग्स विल बी ब्रोकन। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जनरली जब लोग कहीं से जंप करते हैं, मूवीज में भी देखा होगा, या फिर यहाँ स्काई जंपर्स का एग्जाम्पल ले लो, जो कि एक्चुअली में फैक्ट है और रियल एग्जाम्पल है, कि जब वो जैसे नीचे आते हैं तो वो अपनी बॉडी को रोल कर देते हैं। रोल क्यों करते हैं, वो अपने बॉडी का जो इंपैक्ट का एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कहीं से कूद रहा हूं और मैं बहुत बड़े एरिया से नहीं, मानो अपनी छत से ही कूदूं और मैं अपने इन दोनों हाथों पे गिरूं, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं दोनों उंगलियों पे गिरूं वो ज्यादा अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपने हाथों पे गिरूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि जो इंपैक्ट का एरिया है वो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, और क्योंकि एरिया बढ़ गया तो जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं इन दोनों उंगलियों पे गिरूंगा तो एरिया कम हो गया, पूरा इंपैक्ट मेरी इस उंगली पे आएगा और मेरी उंगली टूटेगी वो अलग, घर पे डांट पड़ेगी अलग, और इलाज में पैसे लगेंगे वो अलग। तो इस तरीके से आप प्रेशर को समझ सकते हो कि प्रेशर को कैसे हम निग्लेक्ट करके, अवॉइड करके अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव पैड्स इन हॉकी क्रिकेट, तो जो भी हम पैड्स पहनते हैं आपने देखा होगा कितने बड़े से होते हैं, ताकि उनपे जब बॉल लगे तो जो पूरा एरिया है वो बहुत बड़ा सा हो, प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाए। प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड हेलमेट्स स्प्रेड द फोर्स ओवर अ लार्जर एरिया। तो सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि वो जितने अच्छे बड़े बनाए जा सके, जितना कंफर्टेबल बड़ा बनाया जा सके उतना उसको बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम एक देखो फटाफट दो छोटे फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। एक वर्क की, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक आपका होता है पावर, जिसका फॉर्मूला है आपका वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का क्या क्या मतलब है, कोई काम। अब आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो, और आपने जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया उसको हम सीधे बोलेंगे हमारा, कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर कोई चीज है वो मूव कर गई। जैसे कि आपको एक बॉक्स को मूव करना है, इस बॉक्स को मूव करने के लिए आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, और आपने उस बॉक्स को कितना मूव कर दिया, आपने 5 मीटर उसको मूव कर दिया, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका 50 निकल के आ जाएगा, और ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये आपका 50 जूल हो जाएगा। वर्क का जो आपका एसआई यूनिट होता है दैट इज जूल, ठीक है। ये चीज क्लियर है, वर्क समझ में आ गया। हमने कोई फोर्स लगाई, उस फोर्स को लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो हमने यहाँ पे इस बॉक्स का क्या ले लिया था कि 10 न्यूटन की हमने फोर्स लगा दी,
5 मीटर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। आंसर कितना आ गया, दोनों को प्रोडक्ट निकाल के मल्टीप्लाई करके 50 जूल्स हमारा यहाँ पे वर्क हो गया। पावर क्या होता है, जब हम उसी काम को टाइम से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा पावर कहलाता है। पावर का क्या मतलब होता है, जनरली कि आप किसी काम को बहुत ताकत से और स्पीड में करो। तो जब यहाँ पे स्पीड की बात आ रही है तो टाइम भी आपका हो जाएगा। तो अगर हम इसी वैल्यू को ले लें, इस 50 जूल्स को हम यहाँ पे रख दें, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो 50 जूल्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब मैंने यहाँ पे ये तो बता दिया कि वर्क में हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और 5 हमारा डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर मैं बोलूं इस काम को मैंने 10 सेकंड में किया था, तो अब मैं क्या करूंगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा, जो कि हमारा पावर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5 वॉट, ठीक है। 5 वॉट आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क को और पावर को सॉल्व कर सकते हो। बस इनके जो इनके फॉर्मूलाज हैं उनको ध्यान रखना। कभी कभी पावर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में जो फोर्स लगाई वो 20 लगाई, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो 10 मीटर हो गया, और जो टाइम था उसको करने में वो 10 लगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है, जब आप वर्क को खोलोगे तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम पावर को और क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फोर्स की बात करते हैं। वेरी सिंपल, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और प्रोड्यूस मोशन। किसी भी मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स लगती है, वही आपकी फोर्स है। इट कैन स्टॉप द मोशन और कैन इंक्रीज द मोशन। किसी मोशन को रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए भी फोर्स यूज की जा सकती है, या फिर उस चीज को और ज्यादा धक्का देने के लिए या फिर और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भी फोर्स को यूज कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो हम ऊपर अभी तक देखते आ रहे हैं। दो तरह की फोर्स है, एक मोटिव फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स। मोटिव फोर्स क्या होती है, दिस इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द बॉडी टू क्रिएट मोशन। जब हम हमारा मोटिव होता है फोर्स को क्रिएट करना, तो हम उसको मोटिव फोर्स बोलते हैं। और जब हमारा मोटिव होता है फोर्स को रेजिस्ट करना यानी कि रोकना, तो हम उसको रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। मोटिव फोर्स जो होती है ये हमेशा रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा होती है, इसीलिए हमारा जो मोशन होता है वो क्रिएट होता है। अगर कहीं से आपको कोई फोर्स लग रही है 50 की, और आप अगर इस पे 40 फोर्स लगा रहे हो, तो फिर ये ठीक नहीं है। अगर आपको किसी चीज को मूव करना है तो आपकी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो हमेशा आपकी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो मोटिव फोर्स है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपकी मोटिव फोर्स, आप अपनी तरफ से 60 न्यूटन्स लगा रहे हो और सामने से अगर 50 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है, तब आप जाके उसको कॉन्कर कर पाओगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स देखो कुछ होती हैं, ये आपकी ग्रेविटी हो गई, ये हमने देख लिया था। बायंट फोर्स होती है। बायंट फोर्स क्या होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जैसे कि एयर हो गया, फिर वाटर में ऊपर की तरफ पुश करती है, ठीक है। तो आपने जैसे बोट्स वगैरह देखी होंगी, बोट पानी में क्यों चलती हैं, क्योंकि इनके ऊपर बायंट फोर्स लग रही होती है, जो कि इनको ऊपर की तरफ पुश कर रही होती है। ड्रैग फोर्स क्या होती है, जो कि जनरली अपोजिट फोर्स होती है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगती है, यानी कि जो ग्रेविटी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ड्रैग फोर्स लगती है ना। इसलिए आपने एक एग्जांपल बहुत सुना होगा यूट्यूब पे कि अगर आप किसी 10 किलो के मेटल को, है ना, और एक 100 ग्राम के कॉटन को, दोनों चीज को साथ में अगर गिराओगे नॉर्मल हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें, तो 10 किलो वाला मेटल ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 10 ये जो 100 ग्राम का जो कॉटन था, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही थी, एरोडायनेमिक्स लग रहे थे, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को एक वैक्यूम में गिराओगे, यानी कि एक ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो ये दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन दोनों पे एक तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और मास का इतना ज्यादा उस पर असर आपको नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी अपना काम वहां पे करेगी। फिर अप्लाइड फोर्स है, जब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स यू नो, ग्रेविटेशनल यू नो, फ्रिक्शन फोर्स यू नो, फ्रिक्शन आपको पता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अप्लाइड फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होती है, ये जनरली हम किसी रोप में या फिर स्ट्रिंग में देखते हैं। जब हम किसी रोप को ऐसे बहुत तेजी से खींचते हैं तो उसमें जो फोर्स क्रिएट हो रही होती है वो आपकी टेंशन फोर्स कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक रोप पे इतना बड़ा सा मेटल की बॉल लगी हुई है, तो इस जो पूरी रोप पे इस समय टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, जो खिंच रही होगी ये आपकी टेंशन फोर्स कहलाएगी। और फिर ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो एनर्जी की बात कर लेते हैं। तीन तरह की एनर्जीज हैं। सबसे पहला आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो जब कोई आपकी बॉडी मोशन में है तो उसमें क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जब कोई बॉडी मोशन में नहीं है, वो एक जगह रुकी हुई है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो रही है, वो उसको होल्ड करके रख रही है। अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, या फिर आप बोल सकते हो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू
मास वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। तो ये फॉर्मुलेज याद कर लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? अ स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, यानी कि उसके जो नॉर्मल उसकी फॉर्मेशन है उससे उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते टाइम जो एनर्जी उसमें आती है अंदर, वो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है। और जब हम उसको वापस छोड़ते हैं और वो वापस अपने फॉर्म में जाता है, तो वो उसी स्ट्रेन एनर्जी को यूज करके अपने वापस फॉर्म में चला जाता है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक है। आप जब स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो क्या हो रहा है, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी बन रही है क्योंकि आप इसको डिफॉर्म कर रहे हो। और जब जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे वो वापस जाके तुरंत जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसी स्ट्रेन एनर्जी की वजह से उसने वापस खुद को फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ एग्जांपल थे। लास्ट देख लेते हैं हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ होल्ड करने के लिए जो फोर्स यूज होती है वो आपकी सेंट्रीपिटल कहलाती है। और साथ ही साथ उसी टाइम में उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ जो फोर्स फेंक रही होती है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा होगा, रीड कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ एंड व्हाट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। तो जो फोर्स इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन करती है एक रोटेशन के, वो आपकी सेंट्रीपिटल कहलाती है। और जो फोर्स आपका आउटवर्ड फोर्स करती है या फिर आउटवर्ड आपका डायरेक्ट करती है किसी रोटेशन में, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल कहलाती है। अब इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो दोनों सेम है फॉर्मूला, इसको मैं मिटा देता हूं। दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। क्या फॉर्मूला है? मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? ये आपका सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। अब दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो? कुछ वैल्यूज ले लो, छोटी सी वैल्यू ले सकते हैं। कोई मास है जो कि आपका है मानो कि 2, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? मानो कि 5। और रेडियस कितना है एक सर्कल का? जो कि है 2। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25 अपॉन 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही कॉमन होती है, एक ही इसका कॉमन नहीं होती, अलग अलग होती है, बट दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। चलो, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पूरा ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन गया होगा, बट आई होप एक जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होता है इन सारे वेरिएबल्स का, काइनेमेटिक्स का, काइनेटिक्स का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। चलो, जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।